नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 के लिए जीके की क्लास नंबर 63 आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इसके पहले क्लास नंबर 62 तक मैंने अच्छे ढंग से आपको समझाया है, अच्छे ढंग से मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर जीके प्लस साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जा करके क्लास को अच्छे से क्रम के अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं आपको क्रम के अनुसार मिल जाएंगी। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आसानी से क्लास को देख लीजिएगा। आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र पहले क्लास को लाइक कर दें, उसके बाद आगे क्लास को देखें। तो चलिए आज के इस क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि महासागरों के सतही जल का जो औसत तापमान है ये कितना होता है। देखो, ये क्वेश्चन आपका आया है आरआरबी एनटीपीसी 17 जनवरी 2021 के शिफ्ट नंबर सेकंड में। मैं आपको बता दूं गाइस कि ये क्वेश्चन जो है इसका राइट होगा आपका, वो हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। हालांकि जो गाइस आरआरबी एनटीपीसी आयोग है, जो गाइस आयोग पेपर करवाए थे, उन्होंने इसका आंसर 17 डिग्री सेल्सियस माना था, ठीक है। लेकिन पूर्ण रूप से करेक्ट होगा यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। मेरी प्यारी भाई, जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पनामा नहर। पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई कि कौन सी नहरें कौन सी मतलब सागर को जोड़ती है। तो सबसे पहले आप देख लो पनामा नहर, ये गाइस पनामा में है। और ये गाइस कैरेबियन सागर या अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। स्वेज नहर जो है ये मिस्र में है और ये लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। कील नहर जो है ये जर्मनी में स्थित है और ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कोरिथ नहर जो है गाइस ये यूनान में है, जो कि सरोनिक खाड़ी और कोरिंथ की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, ठीक है। तो आप इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। सिंधु घाटी का मरुस्थल, स्पीत घाटी, शीत मरुस्थल या थार मरुस्थल या कच्छ का रण। आपको बताना है इसमें कौन सा मरुस्थल भारत में नहीं है। अब आप सभी जानते हैं गाइस कि सिंधु घाटी का मरुस्थल जो है ये भारत में नहीं है, बल्कि अगर कहा जाए ये कहाँ पर है तो ये गाइस पाकिस्तान के पंजाब में है, ठीक है। और ये एक बात आप और याद रखिएगा कि जो थार रेगिस्तान है गाइस इसी से यह जुड़ा हुआ है, जो सिंधु घाटी का मरुस्थल है। ओके, आपसे ये पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा। अगला आपके सामने इसका आंसर आप बताएंगे। उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। मरुस्थल और उसकी स्थिति के अनुसार आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेल नहीं किया गया है। और मैं आपको एक बात और यहाँ पर बता दूंगा इसकी, यहाँ पर ये जो है जैसे कालाहारी हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया, पैटागोनियन हो गया और सहारा हो गया, ये सारे मरुस्थल के नेम दिए गए हैं और यहाँ पर उनसे संबंधित देश के नेम दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेल नहीं किया गया है। अब सबसे पहले आप इसे देखिए, यहाँ पर जो सहारा मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ये बिल्कुल सही है। पैटागोनियन मरुस्थल अर्जेंटीना में है, ये भी सही है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी सही है। लेकिन कालाहारी मरुस्थल जो है ये भारत में नहीं, बल्कि यह कहाँ पर है अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा मध्य अफ्रीका में, जो कि मध्य अफ्रीका के बोत्सवाना में है, ठीक है। तो कालाहारी मरुस्थल जो ये भारत में नहीं है, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है। मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते होंगे कि इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है, आपसे ये पूछा गया है। याद रखिएगा बीजिंग के जो हांगजोउ ग्रांड नहर है गाइस, जो बीजिंग की हांगजोउ ग्रांड नहर है ये विश्व की सबसे लंबी नहर है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जोबिडियर बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। या क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर जो वाणिज्यिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये किस देश में बनाई गई थी। लगभग सभी जानते होंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है।
तो बताना है आपको कि स्वेज नहर जो है ये किस देश में बनाई गई है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप सभी प्यारे भाई ये तो जानते ही हैं कि स्वेज नहर जो है ये मिस्र में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो, बहुत ज़रूरी एक्सप्लेनेशन है, पूरा आप पहले पढ़िए। जो गाइस मिस्र है, यहाँ पर स्वेज नहर एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है जिसका निर्माण जो है ये 1859 से लेकर के 1869 के मध्य किया गया था, लगभग 10 वर्षों के बीच। और ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। इसका निर्माण जो है ये फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेस की देखरेख में हुआ था। स्वेज नहर को 17 नवंबर 1869 को नेविगेशन के लिए खोला गया था। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा, जमाल अब्देल नसेद ने वर्ष 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया और यह नहर जो है ये यूरोप और एशिया को जोड़ने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला आपके सामने कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। हालांकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि गाइस अभी आपने देखा कि जो स्वेज नहर है इसका निर्माण किया गया था भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वेज नहर। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी जो है ये कौन करता है मेरे प्यारे भाई। जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है। इसका आंसर आप बताएंगे, कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है। इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, इस वीडियो को अपने मित्र तक शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि मेहनत लगती है और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। तो एक बार सभी मित्र पहले क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ा जाएगा। पहले लाइक कर दीजिए। आप समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर आपसे पूछा गया भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है, तो राइट हो जाएगा आपका पाक की खाड़ी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है। आपको ये बताना है कि पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में से कौन से ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर हरियाणा जो है इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। और गाइस अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हरियाणा है इसकी सीमा जो है ये किससे स्पर्श करती है, तो उत्तर प्रदेश को, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन राज्यों से स्पर्श होती है। अगला कि भारत की सबसे लंबी सीमा जो है ये किस देश के साथ है। या क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है अपना देश। और एक बात आप और याद रखिएगा कि जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है ये 15,200 किलोमीटर है और मुख्य भूमि की समुद्री तटीय सीमा की जो लंबाई है ये 6100 किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित समुद्र तट की कुल लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा से जो गाइस देश लगे हुए हैं वो आप यहाँ पर देख लो, बहुत ज़रूरी है। जैसे बांग्लादेश जो है गाइस इसकी सीमा जो है ये भारत से 4096 किलोमीटर लगी हुई है। उसके बाद आता है चीन, उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा या फिर जिनका आधुनिक नाम म्यांमार है, भूटान और अफगानिस्तान। ये ऐसे देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत को स्पर्श करती है। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि माउंट गॉडविन आस्टिन या जो K2 है इसकी ऊंचाई जो है ये कितने मीटर है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो लगभग अगर आप जानते हैं तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो गाइस माउंट गॉडविन आस्टिन जो है इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है, आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8611 मीटर। यहाँ पर 8611
मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो गौड़वी राष्ट्रीय नहीं है, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है और यह वर्तमान में भारत में नहीं बल्कि यह पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर में यह स्थित है। K2 गौड़वी राष्ट्रीय, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ पर स्थित हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। गारो खासी पहाड़ियाँ और जयंती पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, गारो खासी जैंतिया ये सभी पहाड़ियाँ जो हैं ये असम में स्थित हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस, पहले तो स्थान दिया गया फिर कहा गया में स्थित जो कंचनजंगा है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहने का मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो कंचनजंगा है ये कहाँ पर स्थित है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप गाइस आसानी से और दिमाग लगा करके पढ़ाई करते होंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखो गाइज, यहाँ पर आपसे पूछा गया कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये है कहाँ पर, आपसे ये पूछा गया। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गुरु शिखर डैश है, फिर कहा गया कि अबूर्दा पर्वतों का शिखर है। अरावली पर्वत श्रेणी का जो उच्चतम बिंदु है ये कहाँ पर है। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में है। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बात आप और याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि जो अरावली पर्वत है ये राजस्थान राज्य में ही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये गुरु शिखर ही है, जो कि 1722 मीटर है। यह आबू में या फिर अबूर्दा पहाड़ी में स्थित है। और यह पर्वत श्रेणी जो ये जल विभाजक का काम करती है, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी है। पश्चिम की ओर माही और लूनी नदी और पूरब की ओर बनारस नदी जो है यह निकलती है। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई की ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका आंसर आप बताएंगे। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, जो ऑपरेशन ग्रीन से यह एक सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य जैसे टमाटर हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, ठीक है। यानी टीओपी, टीओपी कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका टोमेटो, ऑनियन और यहाँ पर पोटैटो, ठीक है। तो टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो यानी टीओपी की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स नामक एक सरकारी योजना स्टार्ट की गई, ठीक है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि योजना कब प्रस्तावित हुई 2018-19 में और किसके द्वारा प्रस्तावित की गई, तो केंद्र के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ही आपके सामने माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। याद रखिएगा, सौर या ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, ये जो है गाइस ये कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY का उद्देश्य नहीं है। परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके सामने इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि जो अन्वेषा योजना है इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए गुणवत्ताप्रद शिक्षा प्रदान करना है। यह किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर आप बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन आपका भले ही आपको टफ लग रहा हो लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है, याद रखिएगा। देखो, अन्वेषा योजना इसका मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए गुणवत्ताप्रद शिक्षा प्रदान करना, और ये ओडिशा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि पूरे देश में स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एचआरडी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना का नाम क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा शाला अस्मिता योजना। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो गाइस है शाला अस्मिता है, इसका जो अर्थ है ये गाइस है स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रैकिंग एनालिसिस। मैंने क्या कहा? स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रैकिंग एनालिसिस। ठीक है, ये अस्मिता का पूर्ण रूप है, यहाँ पर ऑल भी लगा हुआ है। अर्थात ये हुआ की योजना जो है ये सभी स्कूलों एवं विद्यार्थियों के गतिविधियों के विश्लेषण पर नजर रखने का कार्यक्रम है। इस योजना का संचालन जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास से किया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि शाला स्मिता योजना का जो गाइस शुभारंभ है ये किसने किया, तो याद रखिएगा केंद्र और राज्य सरकार मिल करके इसका गाइस शुभारंभ करती हैं। ठीक है, उस कार्यक्रम का नाम क्या है जो कम आयु में ही पढ़ने लिखने व समझने और प्रारंभिक ग्रेड की गणित पर केंद्रित है? इसे मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रारंभ किया। इसका आंसर आप बताएंगे कि स्मृति ईरानी के द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम, ये योजना जो है यह कौन सी है? बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, पढ़ें भारत बढ़े भारत, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान यानी गाइज SSA का उद्देश्य जो है ये किस वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी है और प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इस योजना का जो गाइज मतलब शुरुआत है ये सन 2001 में की गई थी, और ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको शुरू किया था। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना मेरे प्यारे भाई। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है? कहने का मतलब है द विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है, आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा द विंग्स ऑफ फायर जो संकलित पुस्तक है इसके लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका जय राम रमेश। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं जय राम रमेश, बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई जय राम रमेश के द्वारा और भी पुस्तकें लिखी गई जैसे इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर, ओल्ड हिस्ट्री न्यू जियोग्राफी, ये भी पुस्तक 2016 में लिखी गई। ग्रीन सिग्नल्स इकोलॉजी ग्रोथ 2015 में ये पुस्तकें लिखी गई थी, और ये सारी की सारी पुस्तकें जो है जयराम रमेश के द्वारा ही लिखी गई थी। अगला आपके सामने RBI के जो पूर्व गवर्नर थे रघुराम जी राजन, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? इसका आंसर आप बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी वो थी आई डू व्हाट आई डू। राइट होगा क्या? हाँ, यहाँ पर होगा आई डू व्हाट आई डू जो है गाइज ये रघुराम के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया था? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये महात्मा गांधी जी के जीवनी पर लिखा गया था। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है गाइस कि इन्होंने यह भाषा किस भाषा में लिखी गई, तो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। आपसे पूछा जाएगा तो बता देना, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित है? इसका आंसर आप बताएंगे, कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित पुस्तक है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम। जो भी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इंडिया विंस फ्रीडम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस, लेकिन उससे पहले आप इसको देख लो, बहुत जरूरी है। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई वो लिखी गई, जैसे विंग्स ऑफ फायर हो गया, इंडिया 2020 हो गया, और गाइस अदम्य साहस हो गया। ये सारी पुस्तकें एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई। नानी ये पालखी वाला के द्वारा वी द पीपल लिखा गया, और अरुंधति राय के द्वारा दी गोल्डन स्मॉल थिंग्स लिखा गया, और दी गॉड स्मॉल थिंग्स लिखा गया, और आज़ादी, अपार खुशी का घराना, न्याय का गणित, ये सारी पुस्तकें जो है गाइस ये अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई थी। अगला कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र जो है ये किस स्वतंत्रता सेनानी ने शुरू किया था? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने? यानी कि गाइस आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार है जो कि दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, और गाइस इनको दिया गया था इनकी पुस्तक गीतांजलि पर, और इनकी जो गाइस कविता है बैठने को, वो गाइस यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब कब बनी हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर 1913 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1913 में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने, और रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से पहली बार सम्मानित किया गया, नवाजा गया था। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी मैंने आप सभी को बताया, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। तो बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गीतांजलि आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की? आपसे पूछा जा रहा है कि संवाद कौमुदी अखबार की जो शुरुआत है ये किसने की थी? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका जो है ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा, सोम प्रकाश जो प्रकाश पत्रिका है गाइस या पुस्तक है, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंदी जीवन गाइस सचिंद्र नाथ सन्याल, और नील दर्पण जो है ये दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक या फिर पत्रिकाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी लाइक करिएगा, अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। गाइज आप शेयर कीजिएगा, अपने सभी प्यारे भाई बहन देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।